नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे गुरुग्राम से। गुरुग्राम की एक सोसाइटी में मंदिर निर्माण को लेकर बवाल हो गया। बिल्डर और पुलिस ने मंदिर निर्माण पर बुलडोजर चलवाया। पिरामिड हाइट्स सेक्टर 85 में विवाद का माहौल बन गया। ये पूरा मामला पिरामिड हाइट सेक्टर 85 का है, जहां पर एक मंदिर निर्माण को लेकर बवाल हुआ और बिल्डर और रेजिडेंट एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए। गुस्से से भरे लोग और पुलिस सामने सामने हो गई। सोसाइटी में तनाव बढ़ गया। पुलिस मौजूदगी में निर्माणाधीन ढांचा तोड़ा गया। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें हैं, आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर मंदिर निर्माण को लेकर बवाल हुआ और गुस्से में आए लोग और पुलिस सामने सामने हो गए। बिल्डर और रेजिडेंट्स एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे। इल्जाम लगाए एक दूसरे पर मंदिर बनवाने के, और जिसके बाद पुलिस की मौजूदगी में निर्माणाधीन ढांचा जो था वो तोड़वाया गया मंदिर का। गुस्से से भरे लोग थे और इस पूरे बवाल के कारण सोसाइटी का माहौल तनावपूर्ण हो गया। सोसाइटी में बवाल देखने को मिला है ये गुरुग्राम की, जहां पर मंदिर निर्माण को लेकर आमने सामने हुए लोग और पुलिस, और इसके साथ ही जो बिल्डर था और रेजिडेंट वो एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। आपको खबर दे रहे हैं, गुरुग्राम की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी धर्मवीर हमारे साथ जुड़े हैं। जी धर्मवीर, क्या ये पूरा विवाद है, ये जो मंदिर निर्माण किया जा रहा था सोसाइटी के अंदर, क्यों इसको लेकर इतना बवाल हुआ? सोसाइटी है जो कि सेक्टर 85 में है। यहाँ पर जो बिल्डर की जो जमीन है, इस जमीन पर जो पार्क का इलाका दिख रहा है, वहाँ पर कुछ रेजिडेंट्स जो है वो यहाँ पर मंदिर निर्माण करना चाहते थे, जिसको लेकर के उन्होंने बाकायदा एक चबूतरा बना भी दिया था और उसके ऊपर शंकर भगवान को लेकर के और मंदिर बनाने की बात उनकी तरफ से की जा रही थी। लेकिन बिल्डर लगातार इस बात के लिए मना कर रहा था कि ये जो जमीन है, ये यहाँ पर उसका अपना जो प्रोजेक्ट है उसका जो हिस्सा बनना है वो इस पर बनाया जाएगा, इसलिए यहाँ पर मंदिर नहीं बन सकता। इसको लेकर पिछले काफी समय से दोनों के रेजिडेंट और बिल्डर के बीच में विवाद था, एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें दी गई थी। अब जब पुलिस ने जांच में पाया कि यहाँ पर जो बिल्डर की तरफ से ऐसी कोई प्रस्तावित जगह नहीं थी मंदिर की, उसके बाद इसको हटाया गया है यहाँ से और रेजिडेंट्स को कहा गया है कि किसी भी तरह के मंदिर निर्माण की मंजूरी है वो इस तरह से नहीं दी जाएगी जब तक बिल्डर अपनी तरफ से जमीन नहीं दे देता है। अगर ऐसे में रेजिडेंट जबरदस्ती मंदिर बनाने की कोशिश करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक तरह से पुलिस ने हिदायत दी है और इस तरह से जो रेजिडेंट मंदिर बनाना चाह रहे थे उसको गिरा दिया गया, उसको हटा दिया गया है वहाँ से। जी, यहाँ पे सवाल एक ये भी खड़ा होता है कि जो ये सोसाइटी के रेजिडेंट्स हैं, क्या इनको प्लान में पहले ऐसा बताया गया था कि ये जो जमीन है इस पर मंदिर बनेगा और अब जो है बिल्डर इस बात से मुकर गया हो? क्या इस तरह की कोई बात सामने आई है? बिल्कुल, देखिए रेजिडेंट्स की तरफ से भी कभी भी ये दावा नहीं किया गया कि बिल्डर ने कोई जगह उनको दी है। अब रेजिडेंट्स बिल्डर से वो जगह मांग रहे हैं, लेकिन रेजिडेंट्स उसको बिल्डर ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका जो प्लान था उस प्लान में कहीं भी मंदिर जैसी कोई जगह थी नहीं। ये जो हिस्सा है ये मंदिर की जगह नहीं है, ये बिल्डर की अपनी जगह है जिसमें कुछ और प्रोजेक्ट उनका बनना है, इसलिए वहाँ पर मंदिर निर्माण की अनुमति नहीं दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए धर्मवीर। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि अवैध तरीके से यहाँ पर जमीन पर कब्जा करके मंदिर बनाने की रेजिडेंट्स कोशिश कर रहे थे, जिसका बिल्डर ने विरोध किया, आमने सामने हो गए और फिर पुलिस की मौजूदगी में इस निर्माणाधीन ढांचे को तोड़ा गया। तो वहीं 32वीं उत्तर जोनल काउंसिल की बैठक जारी है। फरीदाबाद के सूरजकुंड में ये बैठक हो रही है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं। उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पंजाब के सीएम भगवंत मान इस बैठक में शामिल हुए हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर लद्दाख के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। विभिन्न राज्यों के उपराज्यपाल और मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल हैं। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य पड़ोसी राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग को बढ़ाना, अंतर्राज्य विवादों को हल करना और सेट हो सकती है। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में बलिदान की कहानियां शामिल होंगी। औरंगजेब अकबर का इतिहास पढ़ाने पर भी उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ट्रांसफर नीति जल्द लागू होगी। नीति को कैबिनेट पहले ही मंजूरी दे चुकी है। अधिकारियों को 3 महीनों में प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। और महिपाल ढांडा ने इसके साथ ही बताया कि नए सत्र की शुरुआत के साथ ही शिक्षकों की नई पोस्टिंग भी लागू होगी। ये खास बातचीत सुनाते हैं आपको। दृष्टि से कैसे मजबूती आए, सांस्कृतिक दृष्टि से कैसे समृद्ध बने, आधारभूत ढांचा हमारा कैसे मजबूत बने,
हर विषय को टच करते हुए एक ऐसी शिक्षा नीति माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में लागू हो रही है। और हमने आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये पिछली बार ये कहा था कि 2025 तक हरियाणा इसको पूरी तरह से लागू कर देगा। आज जब मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा ने अपने सूबे में आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में शिक्षा नीति 2020 को लागू कर दिया है। अब आपने कहा कि पाठ्यक्रम, देखिए ये जो धरती है ये ऋषि मुनियों की धरती रही है, जिन्होंने इस समाज के का नेतृत्व किया है। बुरे वक्त और बुरे दौर से बाहर निकालने के लिए इस देश की समझ को बढ़ाया है, देश के लोगों को ज्ञान दिया है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। तो ऐसे लोगों के जीवन को अगर हम पाठ्यक्रमों में जोड़ के पढ़ाएंगे, बताएंगे, तो उसका सीधा सीधा ऐसा एक लाभ हमें मिलेगा जो इस देश की मिट्टी के साथ जुड़ाव पैदा करेगा, जुड़ाव पैदा करता है और जिसमें कोई संशय ना हो। पिछले दिनों में जिस तरह का एक मामला चला जिसमें बहुत सारे शिक्षाविदों ने विरोध भी किए, बहुत सारी जगह पर प्रदर्शन भी हुए हैं कि महापुरुषों की जीवनियों को क्यों निकाल रहे हो, और ऐसे प्रसंग हमारे बच्चों को पढ़ाए जाने लगे जिनसे कुछ सीख नहीं पाए। मान लीजिए कि वे औरंगजेब, क्या सिखाओगे उससे? और अब जिक्र करेंगे फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का, जिस पर जल्द बुलडोजर चल सकता है। जमीन अधिग्रहण मामले में बड़ी कार्रवाई संभव है। प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की पैमाइश पूरी कर ली है। इसके साथ ही फाउंडर जावेद सिद्दीकी को 2 नोटिस भेजे गए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने फाउंडर को यह नोटिस भेजा है। लगातार जांच एजेंसियों के घेरे में जावेद सिद्दीकी हैं और अब जो नई जानकारी सामने आ रही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जल्द बुलडोजर चल सकता है। इसकी जो पैमाइश है यूनिवर्सिटी की वो पूरी कर ली गई है। संभावना है कि जल्द ही जमीन अधिग्रहण मामले में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इस यूनिवर्सिटी पर 2 नोटिस भेजे गए हैं। दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम ने फाउंडर को 2 नोटिस भेजे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा यह मामला है। ये वही यूनिवर्सिटी है जिसका नाम दिल्ली ब्लास्ट केस में सामने आया था। डॉक्टर उमर नबी यहीं पर जो थे उनका कमरा था, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उसके साथ ही I-20 कार जो ब्लास्ट हुई थी वो भी इसी यूनिवर्सिटी में नजर आई थी, इसी यूनिवर्सिटी में थी। जिसके बाद लगातार ये जो यूनिवर्सिटी है वो एजेंसियों के जांच घेरे में है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में शाहीन और परवेज के खिलाफ जांच में बड़ा खुलासा हुआ। एजेंसियों को पता चला कि आरोपी वॉलफायर यानी कि देर रात 11 बजे से 2 बजे तक एक्टिव रहते थे और इसी समय आपसी संपर्क में थे, आतंकी गतिविधियों की योजना बनाते थे। शाहीन आउल कोड के जरिए बातचीत की शुरुआत करती थी। आरोपी वोल्फ पैक नामक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे सभी, जिसमें शाहीन एडमिन थी। और जांच में पता चला कि शाहीन ने महिला आतंकियों की 2 टीमें औरोरा और लूना बनाई थी। सभी संदेश कोड वर्ड में भेजे जाते थे। कोड वर्ड में ये बातचीत करते थे। परवेज के घर से चापड़ भी बरामद हुआ है। ग्रुप में कई नामों के लिए कोड वर्ड का इस्तेमाल किया। तो ये जो है जांच में नया खुलासा हुआ है। शाहीन और परवेज इन दोनों की जांच के दौरान ये खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला कि ये सब वोल्फायर में ही बातचीत करते थे। उसी दौरान अपनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। इसी दौरान ये बातचीत करते थे। व्हाट्सएप पर इन्होंने कोड बनाया, एक ग्रुप बनाया हुआ था और उसमें ये सभी कोड वर्ड में ही बातचीत करते थे। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर स्वास्थ्य मंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया। आलती राव ने यूनिवर्सिटी को आतंक का सेल बता दिया। आलती राव बोली कि डॉक्टर कैसे बना रहे थे आतंकी, ये उन्होंने सवाल किया। एक सवाल उठाया है कि किस तरह से डॉक्टर आतंकी बना रहे थे। ऐसी यूनिवर्सिटियों का गहरा बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी नहीं आती है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर
आरती राव का ये बयान है जिन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के तहत अल फलाह यूनिवर्सिटी नहीं आती है। बड़ा बयान सामने आया है और उन्हें एक सवाल भी उठाया है कि डॉक्टर कैसे आतंकी बना रहे थे। सिटी है ये 2014 से पहले इसको स्वीकृति मिली थी। इसको हाई कोर्ट से स्वीकृति दी गई है। ये हेल्थ डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती है ये यूनिवर्सिटी, ये मेरे डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आती, ये हायर एजुकेशन के अंदर आती है। और हमने पहले से ही बोल रखा था कि हमें इनको स्वीकृति नहीं देनी है। आज के दिन वही बात आपको सामने आई है कि ये सही बात जहाँ यहाँ बहुत ही बड़ी बड़ी जो टेररिस्ट सेल सा बन गया है, आज के दिन पूरे देश में ये बात फैल गई है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी में कैसे डॉक्टर सिखा रहे थे। तो बहुत ही जल्द मैंने बोला है कि हमने सीएम साहब से भी कही है, हमने बातचीत हुई थी कल कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को पहले हमें बैकग्राउंड चेक करना चाहिए और फिर कोर्ट ने भी अगर हमें आदेश दिए हैं तो उसके बाद भी हमें आगे चलकर उन पर एक नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। दिल्ली ब्लास्ट मामले में नूह से 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं। दोनों पर आतंकियों को फंडिंग देने के आरोप है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े दोनों आरोपी हैं। आतंकी उमर के ठिकाने वाले घर की बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने संदिग्ध मकान को पूरी तरह सील कर दिया है। इसके साथ ही 3 दिन से एजेंसियों की लगातार नूह में कार्रवाई जारी है। एजेंसियों के रडार पर करीब 200 संदिग्ध लोग हैं। नूह, फरीदाबाद, दिल्ली तक इनका पूरा नेटवर्क फैला हुआ बताया जा रहा है। तो 2 लोगों को और गिरफ्तार किया गया है जिन पर जो फंडिंग देने के आरोप हैं, आतंकी गतिविधियों को फंडिंग देने के आरोप हैं और ये सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े बताए जा रहे हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में हिरासत में ली गई रोहतक की प्रियंका पूछताछ के लिए हिरासत में ली गई थी। उनका परिवार अब सामने आया है। डॉक्टर प्रियंका के परिवार का कहना है कि प्रियंका का आदिल से कोई संबंध नहीं है। जानकारी के मुताबिक प्रियंका अनंतनाग में एमडी की पढ़ाई कर रही है। परिवार का कहना है कि वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि परिवार को जानकारी नहीं थी कि उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। जब उन्होंने उन्हें फ़ोन किया और प्रियंका ने फ़ोन नहीं उठाया, तब जाकर उसकी रूममेट से उन्हें इस बात की खबर मिली कि एजेंसियों ने प्रियंका को पूछताछ के लिए अपने साथ हिरासत में लेके गई हैं एजेंसियां। इसके साथ ही परिवार ने कहा कि उनका किसी भी तरह के आतंकी नेटवर्क से कोई संबंध नहीं है और वो जांच में पूरी तरह सहयोग करेंगे। हम कल रात को बात कर रहे थे प्रियंका से, रात को 9 बजे के करीब बात हो रही थी उससे। तो उसका एकदम ये आया कि भाई कोई गेट पे आया है, हॉस्टल में रहती है जैसे वो। अभी तो मीडिया में ये भी है कि वो कहीं प्राइवेट वो कमरा लेके रह रही है। ऐसा नहीं है, 2 साल से वो हॉस्टल में ही रह रही है। जो अनंतनाग का मेडिकल कॉलेज है उसके हॉस्टल में ही रह रही है। वो वहीं पे थी कल रात को, तो बात हुई उससे। तो उसने बताया कि कोई गेट पे आया है, मैं एक बार देख के आती हूँ। तो जब फ़ोन तो कट गया उसके बाद, तो फिर 9 बजे के 5 मिनट का टाइम था जब उससे लास्ट बात हुई। उसके बाद हमने फिर ट्राई करने की कोशिश की, तो उसका फ़ोन लग तो रहा था लेकिन उठा कोई रहा नहीं था। तो फिर लगभग 11-12 बजे करीब फिर जिससे उसके रूममेट से जो बात हुई उसके फ़ोन से, तो उन्होंने बताया कि वो जांच एजेंसियाँ थी, वो उनको पूछताछ के लिए लेके गई थी। ये था। तो क्या पूछा, बताया प्रियंका ने क्या कुछ पूछा? नहीं, उनसे तो यही था कि आपने कहाँ से कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ का MBBS किया है, क्या है, इस तरह नॉर्मली बातचीत की थी। और अब जिक्र करेंगे बहादुरगढ़ का, जहां स्थानीय लोगों ने साफ पानी के लिए प्रदर्शन किया। रेलवे पार्क में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और साफ पानी की नियमित आपूर्ति की मांग की। लोगों ने इसके साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया तो वो भूख हड़ताल करेंगे। प्रशासन और सरकार से त्वरित समाधान की अपील की। तो सब लोग इकट्ठा हुए थे रेलवे पार्क पर और खूब प्रदर्शन किया इन्होंने। साफ पानी और पानी की नियमित आपूर्ति को लेकर इन्होंने ये प्रदर्शन किया। मांग है कि साफ पानी मिलना चाहिए पीने का, इसके साथ ही नियमित रूप से पानी की सप्लाई होनी चाहिए और अगर उनकी मांगों को अनसुना किया जाता है तो भूख हड़ताल की जाएगी। निर्धारित समय पाए, स्वच्छ आए, टाइमिंग हो उसका। इससे हम बहुत परेशान है। पूरी लाइन पार्क की जनता, 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर सभी वार्डों के लोग। जो इल्जाम लगाया जा रहा है पाखंड का, ये बेबुनियाद है। ये पूरा जन समूह खड़ा है लाइन पार्क का। केवल और केवल पानी के विषय में ही प्रदर्शन कर रहे हैं। वैसे तो
लाइन पार में सैकड़ों समस्याएं हैं, लेकिन आज जो हमारा प्रदर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ पानी को लेकर है। पानी का टाइम नहीं है, साफ पानी नहीं आ रहा है, कोई टाइम नहीं है। बस मैं ये इतना कहना चाहूंगा प्रशासन से कि वो हमारे लाइन पार के आदमियों की आवाज सुने और इसका समाधान जल्दी से जल्दी करवाए। सुहाना पुलिस ने लापता हुई छात्रा को 4 घंटे के अंदर बरामद कर लिया। स्कूल से घर लौटते हुए 8 साल की छात्रा लापता हुई थी, जिसकी जांच करते हुए पुलिस ने 4 घंटे में उसे बरामद किया है। चौकी इंचार्ज राजवीर ने तुरंत विशेष टीम गठित की इस पूरे मामले में और पुलिस ने स्थानीय दुकानदारों से पूछताछ की। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की गई। लगभग 3 घंटे में बच्ची का सुराग मिला, जिसके बाद ठाकुरवाड़ा क्षेत्र से बच्ची को सुरक्षित बरामद किया गया। पुलिस ने परिजनों ने पुलिस के इस कार्य की सराहना भी की है। बेटी के इतनी हरियाणा पुलिस ने इतना अच्छा काम किया है, बहुत इतना मामला भी ये हुआ था। हमारी बेटी में घर पे ड्यूटी से घर आया करके, बाकी बेटी देखो नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद में पुलिस थाने में आया। थाने इंचार्ज ने सब इतने सपोर्ट किया है, सबसे ज्यादा ढूंढ के बच्चे आए फरियाद लेके कि हमारी बच्ची 8 साल की और वो गुम हो गई है, स्कूल में गई थी। तो हमने बिना देरी करे और इनसे एप्लीकेशन लेकर हमने FIR रजिस्टर कर दी। उच्च अधिकारियों को तुरंत अवगत कराया। SHO रविंदर साहब भी मौके पर आ गए और हमने फुटेज, रात को दिक्कत आई कि लॉक लगी हुई थी सारी दुकानों के कैमरे, तो हमने फिर भी फोन करके लोगों से लिए, उनके फुटेज चेक करे। तो ये लड़की ठाकुरवाड़ी में ही इसकी सहेली थी, दूसरी क्लास में पढ़ती थी, उसी के घर पर बैठी हुई थी। तो वहाँ सकुशल हमने इसकी लड़की को उनके वारिसानों के हवाले कर। बहादुरगढ़ के सेक्टर 13 के रेजिडेंट अवैध झुग्गी और प्लास्टिक वेस्ट के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि झुग्गियों में रोजाना प्लास्टिक, रबड़ और वायर जलाए जाते हैं, जिससे प्रदूषण बढ़ता है और सुरक्षा खतरे में पड़ती है। यह जमीन पहले बाग लगाने और कृषि के लिए लीज की गई थी, लेकिन अब झुग्गियों में बदली जा रही है। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रशासन से प्लास्टिक वेस्ट हटाने और झुग्गियों में रहने वालों की पहचान करने की भी मांग की है। तो हमारे सेक्टर 13 में जब हवा ये चलती है तो हमारे सेक्टर 13 में इसके कारण ये रात को 3 से 4 बजे तारों को जलाते हैं। गत्ता आ जाए उसको अलग करें, लेकिन जो तार की क्वालिटी होती है वो रिजेक्ट आती है इनके पास। ये कहाँ से क्या उठा के लाते हैं, लेकिन उनको जलाते हैं। तो सेक्टर 13 में इतना प्रदूषण हो जाता है कि जो हमारे बच्चे रात को सो भी नहीं पाते अच्छी तरह से। तो उधर करनाल की इंद्री पुलिस ने चोरी और छीना झपटी की लगातार वारदातों को अंजाम देने वाले 13 आरोपियों को काबू किया है। ये गिरोह नहर की पटरी के आसपास लोगों से मोबाइल और पैसे छीनकर फरार हो जाता था। पुलिस ने इनके पास से 4 मोटरसाइकिल भी बरामद किए हैं, जिनमें एक चोरी की है। कई आरोपियों पर पहले से 2 से 9 मुकदमे दर्ज हैं। नशे की लत पूरी करने के लिए ये इन वारदातों को अंजाम देते थे। 13 आदमी पकड़े हैं। इसके तहत 5 मुकदमे दर्ज थे, जो 3 मुकदमे चोरी के दर्ज थे और 2 छीना झपटी के, जिसमें हमने 13 आरोपियों को पकड़ा, जिसमें 7 आरोपी तो छीना झपटी के मामलों में लिखते हैं। जो बाइक पर लोगों को अकेला आता देख नहर की पटरी से कोई राहगीर जा रहा होता तो उसको घेर के उससे पैसे निकाल लेते थे उसकी जेब से। तो अकेला आदमी, ये 3-4 होते थे, अकेला आदमी क्या करता, तो ये वारदातों को ये अंजाम दे रहे थे काफी समय से। दिन के समय देते थे? हाँ, ये दिन के समय, शाम को या दोपहर को, तो इसी समय लगभग ये वारदात हुई है। भिवानी पुलिस ने 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपी को पकड़ा है। आरोपी ट्रैक डाउन ऑपरेशन के तहत पकड़ा गया है। इन आरोपियों पर शिकंजा कसने में पुलिस कामयाब हुई है। राजस्थान निवासी लक्ष्मण रंगदारी के केस में गिरफ्तार किया गया है। प्लॉट विवाद में इसने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। मामले में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 3 अभी भी फरार चल रहे हैं। हत्या मामले में आरोपी का बेटा पहले ही जेल में बंद है और अब आरोपी पिता को भी गिरफ्तार किया गया है, जो 2 करोड़ की रंगदारी मांग रहा था। प्लॉट विवाद का ये सारा मामला था, जिसको लेकर 2 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
गोहाना के मुंडलाना गांव में शराब पीने से मना करने पर बुजुर्ग ठेकेदार भाना की हत्या करने वाले दोनों आरोपी मोहित और मोनू को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों की गांव में परेड करवाई। दोनों को घटनास्थल से हथकड़ियों सहित पैदल ले जाया गया। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि शराब पीने को लेकर खासुनी हुई और गुस्से में आकर उन्होंने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस अब वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की जांच में जुटी हुई है। वहीं आरोपियों को घटनास्थल तक हथकड़ी बांधकर ले जाया गया। परेड निकाली गई आरोपियों की। देखिए, जिन लोगों ने मर्डर करा था मुंडलाना गांव में, उनको आज इन्वेस्टिगेशन के दौरान उनसे निशानदेही और उनसे रिकवरी करने के लिए हत्या से संबंधित मुकदमे जो सामान था उसको रिकवर करने के लिए इनको लाया गया। और इसलिए इनको यहाँ पे गांव वालों के समक्ष भी इनको गांव वालों को बताया गया, इनको दिखाया गया, पैदल चलाया गया, जिससे गांव में एक संदेश जाए कि जो इन व्यक्तियों ने कृत्य करा, नशे के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर दी नशा करके, तो इससे समाज में संदेश जाए कि नशा नहीं करना चाहिए। और कोई भी इस किस्म का कार्य करते हैं, हत्या करते हैं, तो आरोपी पुलिस की पकड़ में आएंगे और बच नहीं पाएंगे। नूंह में थार पर पटाखे करने से रोकने पर बवाल हो गया। पड़ोसियों ने भूसे से भरा गरीब का घर जला दिया। पीड़ित परिवार पर लाठी डंडों से हमला किया गया। महिला पर तेज धार हथियार से हमला किया गया। बारात के वक्त थार पर पटाखे कर रहे थे। दरअसल शादी का माहौल था। जो पड़ोसी थे वो थार पर पटाखे कर रहे थे और जब रोका, उनको पटाखे करने से रोका गया तो पहले गाली गलौज पर उतरे। उन्होंने धमकियां दी और फिर गरीब परिवार के घर में आग लगा दी। इस पूरे मामले में 6 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि 12 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। थार गाड़ी थी, उसके ऊपर इनने दौड़ घोड़ा चलाए हैं, पेटी रख के नहीं। तो मैंने जब भी सुबह भी इनसे कही है भाई ऐसा मत करो, फिर ये ना माने। फिर इनकी शाम को दुल्हने लेकर आए हैं, जब फिर इनने यही काम किया है। मैंने जब भी हाथ जोड़े इनके आगे, भाई हाथ जोड़वा लो, ऐसा मत करो, मेरी झोंपड़ी में आग लग जाएगी, मेरी झोंपड़ी में आग लग जाएगी, पर ना माने। और मैंने जो अपना रोज का थाना है उसमें भी शिकायत दी है। जिसमें कोई कार्रवाई की? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की है। हमारे एक जो हमारे भाई की घरवाली है, उसको सीरियस चोट है, वो लल्लड़ हॉस्पिटल में दाखिल है और अभी तक वहीं दाखिल है। यो यहाँ पे जो हमारी प्लाट ना वहाँ मोड़ पे सुमड़ी है, गिर इनने चलाई ऊपर बैठ के उन पे गाड़ी इन पे पटाख पेटी चलाई है। फिर हम निकल आया, हाँ निकल के मैं या गेट पे खड़ी हूँ। गेट पे मैंने कही रिया ने हाथ जोड़ा, भाई मेरो ही फूस सो पड़ो है यहाँ पे और मेरो ही जड़ जाएगा, तुम यहाँ मत चलाओ। नुकना ना कि काल लियो निबड़ गई, तुम दोनों निकाल लियो, सब साल निकाल। इतने यहाँ हाथ जोड़ा, हाँ इतने झट फूक दिया इन्हें। और जब इन्हें मैंने कही आया इन्हें पकड़ा तो पकड़ाई, तो आग लगा दी। जब कह रहा हूँ जट कूद के भागा, आप गिरे मरे उठे और जट मार जुम में गिर दी, नुकटे फूट की फलाना होगा ढेको होगा। इतना हम निकला, इतने फिर ओझू आर खड़ा होगा ही गुथंडू। यमुनानगर में प्रताप नगर हादसे पर पीड़ित परिवार से सांसद वरुण मुलाना मिलने पहुंचे और उन्होंने इस दौरान सरकार और रोडवेज पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घायल छात्रों को समय पर एम्बुलेंस तक नहीं मिली। अस्पताल में स्ट्रेचर न मिलने पर भी उन्होंने सवाल उठाए। इसके साथ ही सांसद ने कहा कि बस सेवा 2014 से भी ज्यादा खराब हो चुकी है। बस हादसा हुआ था प्रताप नगर में, उसको लेके जो एक बच्ची हमारी कुटीपुर से पूरी हो गई थी, वहाँ मैं जाके आया, उस परिवार का दुख बांट के आए। और 2 बच्चियाँ जिनका ज़्यादा चोट है, एक खिजराबाद में और एक बहादुरपुर में, उन दोनों बेटियों को मैं अभी मिल के आया। जिन बच्चियों को मैं मिल के आ रहा हूँ, उन्होंने अपनी आप बीती सुना। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।